तो आज हम करने वाले हैं OOPS। OOPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो बेसिक ब्लॉक होता है हमारे पास वो होता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है कुछ वैल्यूज की और कुछ मेथड्स की। जो मेथड्स या फंक्शंस हैं वो उन्हीं वैल्यूज पे काम करते हैं। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है वेरिएबल्स की। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं हमने क्लास में रखा हुआ है एक इंटीजर ए, इंट ए। हमने उस क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। अब हर ऑब्जेक्ट के पास उस ए की वैल्यू अलग-अलग हो सकती है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट 1 से ए की वैल्यू रखी है 10, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3 के अंदर भी 10 हो जाएगी। सबके पास अपनी अलग कॉपी होती है हर वेरिएबल की और उनकी वैल्यूज अलग-अलग हो सकती हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा बेसिक ब्लॉक होता है ऊप्स के अंदर और ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो अगर हमने एक क्लास बनाई है कार, उसका एक ऑब्जेक्ट एक कार को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी कार को रिप्रेजेंट करेगा और तीसरा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तीसरी कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो हमने एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। हमने क्लास बनाई कार, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया कलर जो कि स्ट्रिंग टाइप का है और एक वेरिएबल लिया ईयर जो कि इंटीजर टाइप का है। और इसके अंदर एक फंक्शन हमने बना दिया है स्टार्ट इंजन, जिससे प्रिंट हो जाता है इंजन स्टार्टेड। बेसिक सी एक क्लास है कार नाम की। यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कार का, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर क्लास का भी बनाया था। अगर इसका सिंटैक्स देखोगे इस लाइन का आपको एकदम सेम दिखाई देगा। सबसे पहले लिखना है क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास का नाम और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हमें पास करने हैं वो डालने हैं। पैरामीटर्स कहाँ जाएंगे? कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जाते हैं। कंस्ट्रक्टर अभी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं और उनका कैसे यूज करना है। मतलब अभी अभी के लिए ये समझ लो, अगर हमारी जो क्लास है उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। मतलब उसमें कोई भी पैरामीटर हमें पास नहीं करना है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो उसमें ऑब्जेक्ट हमें बनाते हुए कुछ वैल्यूज को पास करना होगा। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है यहाँ पे। अब माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब उससे हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं। कलर को हम लोग ने रेड सेट कर दिया, तो जो कलर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ गई रेड। और ईयर को हमने 2021 सेट कर दिया, तो ईयर जो एक इंटीजर है अब उसकी वैल्यू आ गई 2021। इसके बाद हमने प्रिंट किया कलर, माई कार डॉट कलर। तो जो डॉट ऑपरेटर है इसी के थ्रू हम लोग एक क्लास के अंदर के फंक्शंस, मेथड्स या फिर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर आपको अगर मेथड कॉल करना है मेथड का नाम आएगा, वेरिएबल कॉल करना है तो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे प्रिंट हो जाएगा और फिर माई कार डॉट स्टार्ट इंजन फंक्शन को कॉल कर दिया, तो जो भी इसको परफॉर्म करना है ये परफॉर्म करेगा। जल्दी से टाइप करके बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से बताना। सब लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, टाइप करके भेजो मेरे को। रेड 2021। ओके, ओके, कलर रेड, रेड, रेड 2021। ओके, ठीक है। तो सब लोग फोकस कर रहे हैं कलर और ईयर पे जो हमने डायरेक्टली प्रिंट करे। वेरी गुड प्रियांशु। प्रियांशु ने एक चीज सही बताई है अभी हमें। जो ये फंक्शन हमने कॉल किया कार, माई कार डॉट स्टार्ट इंजन, इसकी वजह से एक इंजन स्टार्टेड भी हमारा प्रिंट होगा। ये दोनों चीजें तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं कलर और ईयर, लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने से ये फंक्शन देखो एक और चीज प्रिंट कर रहा है, इंजन स्टार्टेड। तो तीनों चीजें के अंदर आएगी, कलर भी आएगा, ईयर भी आएगा और इंजन स्टार्टेड भी लिखा हुआ आएगा।
ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो? इतना क्लियर है सबको जो अभी तक एक्सप्लेन किया है? यस, वेरी गुड राज, शोएब, सुहेल, शितांशु, मधुसूदन, ओके वेरी गुड शिवम, प्राची, शिवानी, शिवरांशु, अनुपम, अनुराग, वेरी गुड, लक्ष्य, शिवानी, गुड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगली चीज हो गई हमारी क्लास। क्लासेस क्या होती है? वो एक ब्लूप्रिंट होती है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स होंगे। तो हम लोग क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास कैसे दिखती है देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, एक एग्जांपल देखते हैं, पर्सन नाम की। उसके अंदर हमने दो चीजें डाली हैं, उसका नेम और उसकी एज। से हेलो एक फंक्शन बनाया हमने, और उस हेलो माय नेम इज उसका नेम प्रिंट कर दिया, और एज इन मंथ्स निकालने का एक छोटा सा फंक्शन बनाया। जैसे जो भी एज है, जैसे अगर आप 20 ईयर्स के हो, 21 ईयर्स के हो, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करके आपकी मंथ्स में एज आ जाएगी। तो वो कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बनाया। अब जब इस क्लास का, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीजें होंगी जो इसने हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी है। ये वेरिएबल्स होंगे दो, नेम और एज। उसके साथ दो मेथड्स होंगे, एक होगा से हेलो और एक होगा गेट एज इन मंथ्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि इसको मेन फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे। अभी हमने देखा था एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, एक बार इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर से एक एक करके सारी चीजें कॉल कर लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारी हो गई दूसरी क्लास। ठीक है, क्लास मेन, इसके अंदर बनाते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। अब इसके अंदर बनाते हैं पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे? क्लास का नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर न्यू कीवर्ड, फिर से क्लास का नाम, और फिर सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब हम इसकी जो वैल्यूज है वो सेट कर देते हैं। दो वैल्यूज हैं, नेम और एज, दोनों सेट कर देते हैं। तो नेम डाल देते हैं इसका, विक्ट्री पॉइंट, और एज डाल देते हैं इसकी 1 ईयर। ठीक है, अब दो फंक्शंस भी हमने इसके ऊपर डिफाइन किए हुए थे। एक था से हेलो और एक था गेट एज इन मंथ्स। तो उन दोनों को एक बार कॉल कर लेते हैं। से हेलो के अंदर भी हमें कोई पैरामीटर्स नहीं भेजने हैं। एक बार और आपको दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे भी पैरामीटर्स हमें नहीं सेंड करने हैं। से हेलो के अंदर वो कोई पैरामीटर्स कैच नहीं कर रहा है, और गेट एज इन मंथ्स के अंदर भी कोई पैरामीटर्स सेंड नहीं करने हैं। तो गेट एज इन मंथ्स, इन दोनों को हमने कॉल कर लिया है सीधा ही इनको, मतलब जो ये खुद ही अपनी प्रिंटिंग कर लेंगे, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, तो हमें कुछ कैच करके प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने बना दिया मेन फंक्शन। अब इस मेन फंक्शन को ध्यान से देखो, और इस कोड को ध्यान से देखो, और मेरे को बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। नेम एंड एज को डिफाइन नहीं करेंगे। राज, नेम और एज को हमने सर सर ये तो गेट रिटर्न गेट कर रहा है ना, गेट गेट इज एज। तो रिटर्न कर रहा है ना सर। एक एक करके बोलो।
गेट एज इन मंथ्स तो रिटर्न कर रहा है ना सर वैल्यू एक। हाँ, करेक्ट। तो हमें क्या करना होगा? वेरी गुड। इसको या तो डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो सीधा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे को बताओ अब इसका आउटपुट क्या है। देखो, अगर हमने वो वाली वैल्यूज डाली हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सर अगर मेन फंक्शन एक नहीं, अगर हम मेन फंक्शन में शितांशु एक नया वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें आप पर्सन डॉट जेंडर करके नहीं कॉल कर सकते। अगर जेंडर नाम का नया वेरिएबल बनाया है तो आप जेंडर को एज इट इज प्रिंट कर सकते हो, उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हो। लेकिन क्योंकि वो पर्सन क्लास के अंदर नहीं है, पर्सन डॉट जेंडर करके नहीं बना सकते। माय नेम इज विक्ट्री पॉइंट एंड 12। वेरी गुड, ठीक है। यही हमारा आउटपुट आएगा, हेलो माय नेम इज विक्ट्री पॉइंट, और एज क्योंकि हमने 1 डाली है मल्टीप्लाइड बाय 12 करके 12 हो जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब यहां तक हम लोग को बिल्कुल क्लियर है। तो अब ऊप्स के अंदर 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं एक एक करके। और उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने, वो भी सारे देख लेते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन होता है कि हमने सारा डेटा और सारे मेथड्स जो उन डेटा पे काम करते हैं उनको क्लब करके एक साथ रखती है, मतलब एक ही क्लास के अंदर रखती है। तो इससे क्या होता है, अंदर की जो इंटरनल वर्किंग है वो विजिबल नहीं होती। आपको सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा। एनकैप्सुलेशन जैसे अगर आप कैप्सूल आपने देखी होगी। कैप्सूल क्या होता है, उसमें काफी सारे केमिकल्स होते हैं, एक ही चीज के अंदर उसको बंद कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कैप्सूल। सेम होता है यहाँ पे, हमारे पास काफी सारे वेरिएबल्स हैं, काफी सारे मेथड्स हैं, सबको एक क्लास के अंदर डाल दिए जो कि रिलेटेड है आपस में। रैंडमली सबको अंदर नहीं डाले, जो रिलेटेड है उन सबको एक साथ डाल दिया। तो ये हो गई हमारी एनकैप्सुलेशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट, उसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल डाल दिया बैलेंस, ठीक है। अब प्राइवेट वेरिएबल से क्या होता है, आप डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल नहीं कर सकते। आपको एक गेटर और एक सेटर फंक्शन बनाना पड़ता है। गेटर सेटर क्या होता है अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ये हो गया हमारा गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन क्या होता है, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न, वो होता है गेटर। वैल्यू को गेट करने में जो हेल्प करे, और जो वैल्यू को सेट करने में हेल्प करे वो होता है सेटर। जैसे देखो डिपॉजिट, इसमें हमने कुछ अमाउंट पास किया। अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो वो बैलेंस में ऐड हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। और अगर कुछ और हमसे गलत टाइप हो गया है, इसमें कुछ नेगेटिव हो गया, तो इनवैलिड अमाउंट हमारा टाइप डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के। तो ये है हमारा सेटर फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस की वैल्यू को सेट कर रहा है। तो ये हो गए हमारे गेटर एंड सेटर। जो वैल्यू गेट करने में हेल्प करें वो गेटर, जो सेट करने में हेल्प करें वो सेटर। और ये फंक्शंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है बैलेंस, वो एक प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। वो प्राइवेट है, इसका क्या मतलब है कि हम लोग उसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर यूज करके उसको सीधा कॉल नहीं कर सकते। हमें कोई मेथड कॉल करना पड़ेगा और वो मेथड इंटरनली चेंज करेगा या सेट करेगा उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गए हमारे गेटर्स और सेटर्स। विदड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को। जितना भी अमाउंट हम विदड्रॉ करेंगे वो जीरो और बैलेंस के बीच में होना चाहिए, बैलेंस से ज्यादा भी विदड्रॉ नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस हमारे बैलेंस में से वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और प्रिंट हो जाएगा कि अमाउंट जो है विड्रॉ हो गया सक्सेसफुली। अदरवाइज इनसफिशियंट बैलेंस और एन इनवैलिड अमाउंट। जैसे -5 रुपीज नहीं निकाल सकते, और अगर हमारे पास 100 रुपीज का बैलेंस है तो 200 रुपीज भी नहीं निकलेंगे। तो वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो भी था हमारे पास, एक तो बैलेंस हमारा डेटा था, फिर हमारे पास बैलेंस के ऊपर बैलेंस फेच करने की का फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया, डिपॉजिट का मेथड बनाया और विथड्रॉ का मेथड बनाया। सब चीजें हमने एक ही क्लास के अंदर डाल दी, इसलिए इसको कहते हैं एनकैप्सुलेशन।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया इनकैप्सुलेशन क्या होता है? प्राइवेट वेरिएबल बस क्लास के अंदर एक्सेस होगा। हाँ, प्राइवेट वेरिएबल है तो क्लास के अंदर के मेथड्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। सबको क्लियर हो गया इतना? इनकैप्सुलेशन हो गया तो क्लियर लिख दो जल्दी से। कि वेरी गुड अनुराग, शितांशु गुड, तुषार वेरी गुड, के मधुसूदन, श्रुति, सौरभ वेरी गुड, शिवम, दक्ष गुड, आयुश्री, शिवम। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन तक सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस आपकी एक क्लास है, आपको उसके कुछ एट्रीब्यूट्स अगली क्लास में भी चाहिए, तो आपको फिर से पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस कुछ कुछ जैसे आप अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेते हो, कुछ चीजें उनसे इनहेरिट कर लेते हो, जैसे उनका हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, ये सब अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास से कुछ चीजें इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो इसको जो जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको सब क्लास कहते हैं, जिस क्लास से वो इनहेरिट करती है उसको सुपर क्लास कहते हैं। तो ऊपर हो गई सुपर क्लास, उससे एक सब क्लास ने कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एक व्हीकल क्लास बनाई, उसमें एक स्ट्रिंग डाली ब्रांड, ब्रांड मतलब वो किस कंपनी की, और एक हॉन्क मतलब हॉर्न बजाने का मेथड बनाया, जिससे लिखा आएगा हॉन्क हॉन्क। अब हमने एक कार क्लास बनाई जो एक्सटेंड करती है व्हीकल को। ध्यान से देखना, यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाया जाता है। कार क्लास एक्सटेंड करती है व्हीकल क्लास। तो कार क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया मैक्सिमम स्पीड, और ये सेट मैक्स, क्योंकि ये प्राइवेट है तो इसका हमें सेटर बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा सेटर है, सेट मैक्स स्पीड। ये एक वैल्यू लेगा और मैक्सिमम स्पीड को उसके बराबर कर देगा। लास्ट में एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो क्या करेगा? ब्रांड और मैक्सिमम स्पीड को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो कार वाला जो हमारा क्लास है, कार क्लास है, उसके अंदर ब्रांड भी है और उसके अंदर हॉर्न फंक्शन भी है, हॉन्क। क्यों? क्योंकि इसने इनहेरिट किया है ये व्हीकल से। इसका एक कोड बना के देखते हैं, आप लोग मेरे को आउटपुट बताना। तो एक और क्लास बनाते हैं। क्लास एग्जाम्पल, इसके अंदर पब्लिक मेन मेथड बनाते हैं। ये आ गया हमारा मेन मेथड। अब कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार क्लास का। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है कार क्लास का। अब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जितने भी उसके फंक्शंस हैं एक एक करके सबको एक्सेस करते हैं। सुभ्रांशु, अभी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल लगेगा, लेकिन आगे मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तीन टाइप के हमारे एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। सारे एक्सप्लेन। तो सबसे पहला फंक्शन है जो उसने इनहेरिट किया था कार क्लास ने व्हीकल क्लास से, जो कि है हॉन्क। तो हॉन्क को इन्वोक करते हैं। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं था। इसके बाद हमारा सेट मैक्स स्पीड, जो कि एक सेटअप फंक्शन था। सेट मैक्स स्पीड, तो इसकी 100 की मैक्सिमम स्पीड हम लोग सेट कर देते हैं। फिर था डिस्प्ले इन्फो।
इसके अंदर भी कोई वेरिएबल नहीं सेंड करना था। तो अगर इस तरीके का हमारा कोड है, ठीक है, कार क्लास बनाई, इसमें हॉन्क को कॉल किया, सेट मैक्स स्पीड और डिस्प्ले। तो अभी ये वाला स्क्रीन देखो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा बताओ मेरे को। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू ना डाली जाए तो वो ब्लैंक होती है। बताओ क्या प्रिंट होगा। ओके, हॉन्क हॉन्क, हॉन्क हॉन्क और 100। ठीक है, वेरी गुड शुभ्रांशु, हॉन्क हॉन्क ब्रांड और मैक्स स्पीड 100। गुड। ठीक है, तो हमने जो ब्रांड है वो सेट नहीं करी, इसीलिए हमारी ब्रांड के आगे कुछ भी आएगा नहीं। ब्रांड एक स्ट्रिंग है, वो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगी। तो वेरी गुड एवरीवन, आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वेरी गुड, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है कि इनहेरिटेंस थोड़ा बहुत क्या होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, फिर थोड़ा सा और डीप में देखेंगे इनहेरिटेंस से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, एक बहुत ही सिंपल इनहेरिटेंस हमने इस कोड में देखी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, हायरार्कल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, मैंने एक क्लास बना दी, उससे क्लास मतलब क्लास वन मैंने बना दी, क्लास टू ने भी क्लास वन से इनहेरिट किया और क्लास थ्री ने भी क्लास वन से इनहेरिट किया। इसको कहते हैं हायरार्कल इनहेरिटेंस। इसमें क्या करते हैं देखते हैं। एक आ गई एनिमल क्लास, उसमें हमने सिर्फ एक फंक्शन डाला ईट, उससे प्रिंट हो जाता है आपका ईटिंग। फिर हमने एक डॉग क्लास डाली, डॉग क्लास बनाई, वो एक्सटेंड कर रही है एनिमल को। इसका मतलब ईट फंक्शन तो उसमें ऑलरेडी आ गया है, तो डॉग डॉग और क्या कर सकता है, बार्क कर सकता है, तो एक बार्क फंक्शन बना दिया। ठीक है, फिर हमने कैट क्लास बनाई जो एक्सटेंड करेगी एनिमल को। और अब कैट और क्या कर सकती है, ईट तो आ गया, कैट और म्याऊ कर सकती है, तो एक म्याऊ फंक्शन बना दिया जिससे आएगा म्याऊ। समझ में आया सबको। नीचे हमने इसको कॉल कर दिया, एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों क्लास दोनों फंक्शंस को कॉल किया, एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों फंक्शंस को कॉल कर दिया। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ आप लोग, सब लोग टाइप करके बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से बताना। ओके, बार्किंग आएगा, याविंग आएगा, ईट वाला भी देख लो एक बार फंक्शन मेथड, ईटिंग बार्किंग ईटिंग म्याउइंग। वेरी गुड शुभ्रांशु, करेक्ट है। सब लोग बताओ। ओके, वेरी गुड मधुसूदन, सही है। शिवानी ईटिंग रह गया आपका, ईटिंग, गुड, वेरी गुड शिवम। ओके, गुड कौस्तभ, तुषार गुड, या गुड शिवम। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि ये फंक्शंस कैसे चल रहे हैं और इनहेरिटेंस से हो क्या रहा है। तो डॉग के ऑब्जेक्ट से ईट कैसे कॉल हो गया, क्योंकि डॉग हमारा एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को और एनिमल के अंदर ईट है, इसका मतलब डॉग के थ्रू भी ईट फंक्शन को या ईट मेथड को कॉल करा जा सकता है। ठीक है, ईटिंग बार्किंग ईटिंग म्याउइंग। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लास वन है, क्लास टू ने उससे इनहेरिट किया, क्लास थ्री आई,
सॉरी, क्लास 1 से इनहेरिट किया क्लास 2 ने, और क्लास 3 ने इनहेरिट किया क्लास 2 से। तो क्लास 3 जो है उसके पास 1 की भी सारी चीजें आ गई और 2 की भी सारी चीजें आ गई। क्लास 2 के पास क्लास 1 की सारी चीजें आ गई। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल कैसे हुआ? इसको मान लेते हैं लेवल 1। इसे इनहेरिट किया लेवल 2 ने, इससे इनहेरिट किया लेवल 3 ने। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप देखोगे इसमें जैसे जैसे इनहेरिटेंस के लेवल आगे बढ़ रहे हैं हम और स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने बनाया क्लास व्हीकल। अब सारे व्हीकल्स क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें हम इस व्हीकल में डालेंगे। हर व्हीकल में क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने इसके अंदर तो सिर्फ सिंपल स्टार्ट डाल दिया कि व्हीकल स्टार्टेड आ जाएगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज आप इमेजिन कर सकते हो कि हर व्हीकल के अंदर होती है? जैसे नंबर ऑफ टायर्स हो सकता था एक वेरिएबल इसके अंदर। एक दो लिख के बताओ मेरे को, सब लोग सोच के, कि व्हीकल क्लास के अंदर क्या डाल सकते हैं, ऐसी क्या चीज है जो दुनिया की हर व्हीकल में है। ब्रेक है, वेरी गुड, एक ब्रेक का फंक्शन हो सकता है। गुड पारस। इंजन है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, टायर है, मिरर है, स्टीयरिंग है। गुड, माइलेज है, स्टॉप फंक्शन हो सकता है रोकने के लिए, स्पीडोमीटर है। ठीक है, वेरी गुड, एफएम हो सकता है, स्पीड आ सकती है। गुड। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम लोग डालेंगे व्हीकल में, जो हर एक व्हीकल में होती है। अब कार क्लास ने क्या किया, एक्सटेंड किया व्हीकल को। तो जो व्हीकल के अंदर था वो सब आ गया, और जो कार में एक्स्ट्रा हो सकता है वो हमने कार के अंदर डाल दिया। स्पेसिफिकली जो कार के लिए है वो हमने कार में डाल दिया। जैसे मान लेते हैं व्हीकल के अंदर नंबर ऑफ टायर्स है, और अगर हमारा टू व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें टायर्स 2 होने चाहिए। कार है तो टायर 4 होने चाहिए। इस तरीके से अलग अलग व्हीकल में अलग अलग नंबर ऑफ टायर्स हो सकते हैं। जैसे ही हमने कार में एक्सटेंड किया व्हीकल को, हम नंबर ऑफ टायर्स को फिक्स कर सकते हैं कि 4 रहना चाहिए। इस तरीके से हम लोग अलग अलग फंक्शन और स्पेसिफिक बनाते जा सकते हैं। तो कार के हम अंदर हमने एक और फंक्शन ऐड कर दिया, ड्राइव। कार ड्राइविंग करके प्रिंट कर देगा ये। फिर हमने बनाया स्पोर्ट्स कार। अब जो स्पोर्ट्स कार है वो व्हीकल से इनहेरिट नहीं कर रहा है, अब वो कार से इनहेरिट कर रहा है। कार का भी और स्पेसिफिक चीज हो गई स्पोर्ट्स कार। अब वो एक्सेलरेट बनाया उसके अंदर एक फंक्शन या मेथड, और स्पोर्ट्स कार एक्सेलरेटिंग करके आउटपुट करती है। समझ में आया कैसे हुआ ये? सबसे ऊपर एक क्लास थी, उसके नीचे एक क्लास बनाई। जो पहली क्लास थी उसकी सारी चीजें सेकंड क्लास के अंदर आ गई। उसके नीचे एक थर्ड क्लास बनाई, और जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर फर्स्ट क्लास की चीजें पहले से थी। तो थर्ड क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास की सारी चीजें आ गई, और फिर हमने कुछ नए फंक्शंस थर्ड क्लास के अंदर भी डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो हमने ये इस ऑर्डर में फंक्शंस को कॉल किया है। आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सब लोग इसका आउटपुट बताओ ध्यान से। ओके, टायर के नंबर कैसे चेंज करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके लिए हम, जिसमें हम लोग कुछ भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल को। वो चीज हम अभी आगे देख लेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं और उसका कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रखनी है किसी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसकी कंस्ट्रक्टर में, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। ठीक है, कॉस्ट द व्हीकल स्टार्टेड, कार ड्राइविंग, स्पोर्ट्स कार एक्सिलरेटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड शुभ्रांशु। पारस वेरी गुड, मधुसूदन वेरी गुड, तुषार गुड, प्रीति गुड, शिवानी गुड। ठीक है, वेरी गुड प्राची, शिवम वेरी गुड। ठीक है, ओके, वेरी गुड शिवम। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमारी तीन चीजें आउटपुट में आ जाएंगी। अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेसेस।
अब इंटरफेसेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इंटरफेसेस को ध्यान से समझना। इंटरफेस के अंदर कुछ फंक्शंस हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है? वो पूरे फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे, बस डिक्लेयर्ड होंगे। कि अगर आप जैसे शेप है तो उसके अंदर दो चीजें होंगी, गेट एरिया और गेट पैरामीटर। अब ये देखो, इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ नहीं है कि ये फंक्शन क्या करेंगे, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, इस फंक्शन में क्या होगा ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना पैरामीटर के अंदर दिया हुआ है। इसको कहते हैं एक इंटरफेस। इसके अंदर कोई भी फंक्शन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एज अ रूल कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स डाल सकते या सिर्फ डिक्लेरेशन डाल सकते, डेफिनेशन नहीं डाल सकते। अब जब भी कोई क्लास इम्प्लीमेंट करेगी इस इंटरफेस को, ठीक है, तो उसको इसके अंदर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो, एरिया भी गेट एरिया और गेट पेरीमीटर दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कंपल्सरी। शिवम, क्वेश्चन क्या है? पैरेंथेसिस डाल सकते हैं मतलब? शिवम, पैरेंथेसिस कहाँ डालने हैं? ठीक है, तो इंटरफेस आपने देखा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कोई भी क्लास अगर इसको इनहेरिट करती है, इसको इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड नहीं, इम्प्लीमेंट्स लगता है कीवर्ड। इम्प्लीमेंट्स करके इसको इनहेरिट करते हैं, और अगर इसको इनहेरिट कर लिया तो आपको इसके अंदर के सारे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो एरिया और पैरामीटर दोनों को डिफाइन करना पड़ गया यहाँ पे हमें। नहीं, कर्ली ब्रेसेस नहीं डाल सकते शिवम, सिर्फ सर्कुलर ब्रेसेस डाल सकते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस नहीं डाल सकते। तो अब आपको लगेगा कि ये इंटरफेसेस होते ही क्यों है? हाँ, करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन प्रीति, कि इनका रीजन क्या है, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमें काफी सारी क्लासेस बनानी है, अलग अलग कार्स के लिए अलग अलग क्लासेस बनानी है, अलग अलग व्हीकल्स के लिए अलग अलग क्लासेस बनानी है मान लो। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ फंक्शंस होंगे अलग अलग। तो एक इंटरफेस बना देते हैं ऊपर, जिसमें जो कंपलसरी फंक्शंस हैं वो सारे डाल दिए। अब हमने एक रूल बना दिया, जब भी किसी नई व्हीकल का क्लास बनेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना है ऊपर दिया हुआ इंटरफेस। इससे क्या होगा, आप जो भी हमारे कोडर्स होंगे वो किसी भी फंक्शन को भूलेंगे नहीं इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अगर वो भूल गए तो एरर आ जाएगा। तो उसको फिर रेक्टिफाई करने में वो सारे फंक्शन जो हम चाहते हैं कि एक क्लास के अंदर हो, वो सारे फंक्शंस कंपल्सरीली उसके अंदर होंगे। इसीलिए हम ऊपर एक इंटरफेस बना देते हैं। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें मल्टीपल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज थोड़ी सी फील होगी। अभी जैसे सिंगल हैंडेडली आप 100-200 लाइन का कोड बनाओगे तो आपको ये यूजलेस लगेगा, और कंपेटिटिव कोडिंग में आपका ये कहीं काम आएगा भी नहीं। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे जिसमें 100-200 इंजीनियर्स हैं, मतलब कम्युनिकेशन इतना आसानी से पॉसिबल नहीं, तो उस टाइम पे ये चीजें आपके काम आएंगी। एक इंटरफेस ऊपर बना दो और एक रूल बना दो कि इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है हर क्लास में गोइंग फॉरवर्ड। तो आप जो फंक्शंस चाहते हो कंपलसरीली हो हर क्लास में, वो सारे ऊपर डिक्लेयर कर दो। तो हर कोडर को जब भी वो नई क्लास बनाता है, सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, और वो भूलेगा नहीं कोई। क्लियर हो गया प्रीति? क्लियर होगा वो? वेरी गुड। पैरामीटर नहीं। और मधुसूदन, बाद में कितने भी पैरामीटर्स डाल सकते हो, वेरिएबल्स डाल सकते हो, यूज कर सकते हो, इंटरफेस के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने विथ और हाइट वेरिएबल्स यूज करें, इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकते आप कोई भी। ठीक है, गुड। तो इंटरफेस सबको समझ में आया? यस या क्लियर लिख दो, मेरे को बताओ।
इंटरफेसेस क्लियर हो गया? हाँ, ऑब्जेक्ट्स की टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं मुकुल। वेरी गुड। ओके, गुड शिवम, आयुश्री, राज, मधुसूदन, तुषार, शुभ्रांशु, श्रुति। अभी दिस समझाता हूँ मैं आपको, पारस। हाँ, इंटरफेस के टाइम पे इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे और क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स यूज करेंगे। एक्सटेंड्स क्लास के लिए, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस के लिए। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है। अब ये दिस कीवर्ड क्या है? दिस मतलब इस क्लास के अंदर जो विथ है, ये विथ पैरामीटर है क्लास के अंदर का, ये विथ पैरामीटर है इस फंक्शन का। तो इस क्लास के अंदर का जो विथ पैरामीटर है यहाँ पे, उसके अंदर वैल्यू डाल दो ये वाले विथ की। इस क्लास के अंदर का जो हाइट वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू डाल दो इस पैरामीटर की। ठीक है? विथ पब्लिक भी ले सकते हैं, हाँ, विथ कैसा भी ले सकते हैं जैसा आपका मन करे। दीक्षा, क्लियर हो गया? और ये दिस पैरामीटर क्लियर हुआ आप लोग को? दिस मतलब इस क्लास का, इस क्लास की विथ में जो पैरामीटर विथ पास हुआ है वो डाल दो, इस क्लास की हाइट में जो पैरामीटर हाइट है वो डाल दो। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ शुभ्रांशु, हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं दिस कीवर्ड का यूज करके। दिस हम बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं कि इस क्लास का विथ है, ये वाला विथ है, ना कि ये वाला विथ। ये विथ हमारी वैल्यू आई है, ये विथ हमारा क्लास का वेरिएबल है, उसके अंदर ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं, इसलिए एक विथ के साथ दिस लगा हुआ है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? रेक्टेंगल हमने डिक्लेयर कर लिया, इसके बाद एक सर्कल क्लास भी हमने बना ली, वो भी इंप्लीमेंट कर रही है देखो शेप को। तो अब शेप के अंदर दो फंक्शंस हैं, तो इससे हमने इंश्योर कर लिया कि अब जिस भी कोडर ने सर्कल क्लास बनाई है उसने भी इन दोनों को इंप्लीमेंट करा है। तो सबसे पहले सेट कर रहा है ये पब्लिक सर्कल डबल रेडियस, दिस रेडियस इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस सेट हो गया सर्कल का। इसके बाद गेट एरिया पाई आर स्क्वायर, गेट पेरीमीटर 2 पाई आर। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल में देखें, सबसे पहले विथ और हाइट सेट कर रहे हैं, और इसके अंदर गेट एरिया में विथ इंटू हाइट, गेट पेरीमीटर में 2 इंटू विथ प्लस हाइट। ये कोड क्लियर हो गया सबको? तो इसका आउटपुट बताओ। नीचे हमने एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, इसका आउटपुट बताओ सर। राउंड ऑफ कर सकते हैं सर्कल के केस में, एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि हमने मैथ डॉट पाई यूज किया, तो बहुत लंबी वैल्यू आएगी डेसिमल के अंदर। राउंड ऑफ करके इंटीजर्स में ही बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आउटपुट बताओ। हाँ मधुसूदन, ऐसी क्लासेस आप बना सकते हो जिसमें आप इम्प्लीमेंट नहीं करो किसी इंटरफेस को। कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है कि इम्प्लीमेंट है मतलब इंटरफेस है फंक्शन में तो हर क्लास में इम्प्लीमेंट होगा। जहां जहां आप चाहते हो इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ वहां वहां करो, बाकी जगह मत करो। प्राइवेट वेरिएबल्स को सेम वैल्यू के नाम हमने लिए हुए हैं, इनको विथ की जगह डब्ल्यू भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इस एग्जाम्पल में हाइट और विथ ही नाम लिया हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू और एच ले लो, फिर विथ इक्वल टू डब्ल्यू और हाइट इक्वल टू एच हो जाएगी। लेकिन हमें किसी फंक्शन के थ्रू ही उसका वैल्यू सेट करानी पड़ेगी, क्योंकि हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट वेरिएबल्स को। दैट्स इट, और कोई इसमें रूल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है प्रीति, आपको क्लियर हो? ओके, ठीक है।
तो इसका आउटपुट बताओ सब लोग, इसका आउटपुट क्या आएगा? ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स चाहे आपके अभी कंपेरेटिव कोडिंग में काम ना आए, इंटरव्यूज में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी देख लेना, और उनको भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपसे यही पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस समझाओ आप, उसमें अगर आप एग्जाम्पल दे के समझाते हो तो आपको आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मधुसूदन ऐसे नहीं कर सकते, इंटरफेस के अंदर प्राइवेट नहीं बना सकते। शुभ्रांशु, वेरी गुड। शिवम, गुड, ठीक है। पारस, सही है, ठीक है, गुड। ठीक है, तो सिंपल है ये। हमने एक 5x3 का रेक्टेंगल बनाया, उसका एरिया कैलकुलेट किया। एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ? 5 into 3 करके। 5 into 3 हो गया 15। फिर हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया। पेरीमीटर कैसे हुआ? 2 into 5 + 3, 8 into 2, 16। तो वो आ गया 16। फिर एरिया जो है 4 रेडियस का था, उसका एरिया आया πr², और उसका पेरीमीटर आया 2πr। तो जो भी वैल्यूज आई हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, दैट्स इट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? सबको क्लियर है? वेरी गुड शुभ्रांशु। चितांशु, गुड। मधुसूदन, गुड। बस 3 स्टूडेंट्स को क्लियर है? सब लोग टाइप करो, बताओ क्लियर है कि नहीं है? कि मुकुल, गुड। पारस, गुड। राजन, वेरी गुड। कि गुड साक्षी। श्रुति, शिवानी, प्रीति, के राज, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। पहले मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाता है, उस फंक्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो किसी चीज की डिफॉल्ट वैल्यू डालनी हो, कंस्ट्रक्टर में डालेंगे। किसी चीज की वैल्यू इनपुट करानी हो यूजर से कंपल्सरीली हर बार ऑब्जेक्ट बनते टाइम, कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। अब कंस्ट्रक्टर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज्ड और नॉट पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज में हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, नॉन पैरामीटराइज में नहीं लेते हैं। इन सब चीजों का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्लास बना लेते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली। ठीक है, इसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल सेट कर दिए। एक स्टूडेंट का नेम, और दूसरा स्टूडेंट का एज। ठीक है, नेम और एज दोनों चीजें हमने सेट कर दी। अब इसके बाद क्या करना है, हम इसके फंक्शंस बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम का ही होता है, इसी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। तो हमने बना दिया स्टूडेंट। अब इसके अंदर मान लेते हैं हमने ले लिया नेम और एज। दो पैरामीटर्स ले लिए। अब हम सेट कर देंगे नेम और एज को। नेम और एज की वैल्यूज हमने सेट कर दी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर बंद। एक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है।
ये प्रिंट करेगा। हेलो माय नेम इज एंड माय एज इज, दैट्स इट। क्लास को करते हैं बंद। सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए। ठीक है, अब जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें नेम और एज को कंपल्सरीली पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। अब एक क्लास बनाते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बनाते हैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम, student1, s1 डाल देते हैं, न्यू। फिर से क्लास का नाम, इसके अंदर अब हमें डालने पड़ेंगे नेम और एज। तो इसके अंदर कोई भी नाम डाल देते हैं, वरुण 21। ठीक है, तो अब जो नया स्टूडेंट है उसके नेम वेरिएबल के अंदर वरुण डल गया है, एज के अंदर 21 डल गया है। अब हम करेंगे हेलो कॉल, या एक और स्टूडेंट बनाते हैं, दो स्टूडेंट्स बना लेते हैं। student2। ठीक है, न्यू स्टूडेंट, इसके अंदर डालते हैं अजय, ये है 22 ईयर्स। अब हम दोनों हेलो फंक्शंस को कॉल करते हैं, s1 डॉट हेलो और s2 डॉट हेलो। इसको क्लोज करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो इसका आउटपुट बताओ आप लोग। देखो यहाँ पे हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया है, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हमने कुछ वैल्यूज पास करी है इसके अंदर, और ऊपर से आप देख सकते हो ये वैल्यूज जा कहाँ रही है। जल्दी से बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। नहीं, कंस्ट्रक्टर मेथड कभी भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। ओके मधुसूदन, वेरी गुड प्रीति, पहला लाइन आपने लिख दिया। ओके तुषार, ठीक है, दूसरा इनपुट भी देख लो। जल्दी 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 सब लोग बताओ क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड शिवम। वरुण 25 का नहीं है, 21 का है शिवम। ओके गुड, शिवानी, प्रीति, शिवरांशु, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। यस और नो,
क्लियर या यस लिख के बताओ कि इतना क्लियर हो गया। यस क्लियर है, वेरी गुड। ओके, कंस्ट्रक्टर का हम यूज क्यों कर रहे हैं ये चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि कार के अंदर नंबर ऑफ टायर्स 4 ही होने चाहिए, तो ऐसा कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो हम चाहते हैं, उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट का नेम और एज जरूर स्टोर हो। प्राची, एक्सेस स्पेसिफायर अभी मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है सर, ऊपर वाली क्लास प्राइवेट नहीं है। हाँ, ऊपर वाली क्लास प्राइवेट नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हमें कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर को हार्ड कोड टाइप करना पड़ता है कि ऐसा जरूर हो। तो जब भी कोई नया स्टूडेंट रजिस्टर हो, हम चाहते हैं कि उसका नेम और एज जरूर हम लोग रजिस्टर कर लें अपने लिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसे कंस्ट्रक्टर में ही डाल दिया कि नेम और एज लेना कंपलसरी है जब भी आप नए स्टूडेंट को एनरोल कराते हैं। इससे ये नहीं हो सकता कि किसी ने मिस कर दिया नेम या एज का एंटर कराना। एंटर कराना कंपलसरी हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी डिफॉल्ट चीजें हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डर, किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अभी हमें समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर्स होते क्या है, और थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर्स यूज क्यों होते हैं। तो अभी हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कि किस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। ये हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस अभी हमने देखा था इंटरफेस के थ्रू, उसका डायग्राम देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमने एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है, और अब हम मेथड्स बना रहे हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। ये सारे मेथड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस इंटरफेस को। तो ये हो गई हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? सिंपल था ये। शुभ्रांशु, आपको हो गया क्लियर? कंस्ट्रक्टर में यूजर से इनपुट कैसे ले रहे हैं? देखो इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर में हमने दो इनपुट ले लिए यूजर से, और यूजर यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम वैल्यूज डाल रहे हैं। तो इसको कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स, जिसमें पैरामीटर्स हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट बनने के टाइम। क्लियर हो गया चितांशु? ठीक है, तो चितांशु ये जो वैल्यूज है, या तो हमने यार ऐसे हार्ड कोड कर दिए, और हम यूजर से भी स्कैनर क्लास के थ्रू इनपुट लेके फिर डाल सकते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। गुड। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इन इनहेरिटेंस, कि अगर हमने इनहेरिट कर लिए काफी सारे फंक्शंस, तो कंस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया एक व्हीकल क्लास, उसके अंदर एक व्हीकल कंस्ट्रक्टर बनाया, और वहां प्रिंट किया व्हीकल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है इनपुट, लेकिन एक चीज प्रिंट कर रहा है। कार नाम का क्लास बनाया, कार नाम की एक क्लास बनाई जो एक्सटेंड कर रहा है व्हीकल क्लास को। तो वहां पे भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया कार कंस्ट्रक्टर। यहाँ भी देखो नॉन पैरामीटराइज्ड है। ठीक है,
इसके बाद देखो हमने एक स्पोर्ट्स कार क्लास बनाई, वो एक्सटेंड कर रही है कार क्लास को। तो स्पोर्ट्स कार के अंदर भी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया जो एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और उसके अंदर भी हमने कुछ प्रिंट करा दिया। अब मान लेते हैं इस तरीके से हमने एक स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो आप बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, सोचो सब लोग। सुभ्रांशु, आपको मैं ये डायग्राम समझा दूंगा, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसको डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं, जावा के अंदर ये नहीं आती है। बाकी सब लोग इसका आउटपुट बताओ। स्पोर्ट्स कार कंस्ट्रक्टर, व्हीकल कंस्ट्रक्टर। ओके, मधुसूदन कह रहे हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स कार का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर कार का, फिर व्हीकल का। बाकी सब लोग बताओ क्या होगा। व्हीकल कार स्पोर्ट्स कार। ठीक है, शितांशु कह रहे हैं व्हीकल का होगा, फिर कार का, फिर स्पोर्ट्स कार का। ओके, और बाकी सब लोग को क्या लगता है, जल्दी जल्दी बताओ। स्पोर्ट्स कार, मुकुल कह रहे हैं स्पोर्ट्स कार, सिर्फ स्पोर्ट्स कार का चलेगा। ओके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। अगर हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर के चलने के पहले उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है। तो स्पोर्ट्स कार का सुपर क्लास है कार। अब कार का कंस्ट्रक्टर चलने से पहले उसकी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसकी सुपर क्लास है व्हीकल। व्हीकल की कोई सुपर क्लास नहीं है, तो पहले व्हीकल का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर कार का, और फिर स्पोर्ट्स कार का। तो व्हीकल कार स्पोर्ट्स कार। ठीक है, व्हीकल कार और स्पोर्ट्स कार। सबको क्लियर हो गया ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमारे कंस्ट्रक्टर्स एग्जीक्यूट होते हैं? यस और नो, सबको क्लियर हो गया? अपना कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले अपनी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कोई भी क्लास चलाती है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ही नाम से दो चीजें, दो अलग अलग चीजें। अब ये काफी तरीके से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं क्या होता है। अब हमने यहाँ पे देखो, हमने एक क्लास बनाई एनिमल, ठीक है, उसमें एक फंक्शन या फिर मेथड बनाया मेक साउंड। अब हमने एक डॉग क्लास बनाई जो एक्सटेंड करती है एनिमल को, और हमने ओवरराइड कर दिया मेक साउंड मेथड को। हमने चेंज कर दिया उसको। ओवरराइड मतलब जो हमारी सब क्लास है उसके अंदर सेम मेथड बनाया, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट कर दी, उसके अंदर दूसरी स्टेटमेंट्स डाल दी। देखो मेक साउंड के अंदर पहले क्या था, प्रिंट करना था एनिमल इज मेकिंग साउंड, लेकिन डॉग के अंदर जब हमने उसको ओवरराइड किया, ओवरराइड, अब ओवरलोड और ओवरराइड में भी फर्क है। ओवरलोड में हमने देखा था कि पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ओवरराइड में ऐसा कुछ नहीं है। ओवरराइड तब होता है जब एकदम एग्जैक्ट होता है फंक्शन, उसका नेम भी एग्जैक्ट होता है, पैरामीटर लिस्ट भी एग्जैक्टली सेम होती है। तो मेक साउंड का आप देखो पैरामीटर लिस्ट खाली है ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ पे हमने इसको ओवरराइड करके क्या किया, इसको प्रिंट करना होगा डॉग इज बार्किंग। इसी तरीके से हमने कैट क्लास को एक्सटेंड किया, मतलब कैट क्लास बनाई जो एक्सटेंड करती है एनिमल क्लास को, और इसके अंदर जो मेक साउंड फंक्शन बनाया या मेथड बनाया, उसमें क्या किया, कैट इज मियाउइंग। तो इस तरीके से हमने ओवरराइड किया मेक साउंड फंक्शन को। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। हमने मेक साउंड को कॉल किया है पहले एनिमल वन ऑब्जेक्ट से, फिर एनिमल टू ऑब्जेक्ट से। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से सोच के बताना कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे हमने यूज किया है ओवर राइडिंग का, फंक्शन को ओवर राइड किया है, मेथड को ओवर राइड किया है। इस मेन क्लास का आउटपुट क्या आएगा इस पूरे कोड। डॉग इज बार्किंग, कैट इज बार्किंग, राज कैट बार्किंग नहीं मियाउइंग। ठीक है, गुड, वेरी गुड।
एनिमल इज मेकिंग साउंड, वोकल एनिमल इज मेकिंग साउंड आएगा। ओके, देखते हैं अभी क्या आएगा। ठीक है, तो एनिमल हमारा डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और एनिमल 1 और एनिमल 2 हमारा कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है। जब मेक साउंड करेंगे तो डॉग के अंदर देखो ओवरराइड करके हमने डॉग इज बार्किंग डाल दिया है, और एनिमल 2 के अंदर देखेंगे कैट के अंदर हमने क्या किया, कैट इज मियाविंग करके हमने इसका ओवरराइड कर दिया है इसको भी। तो इन दोनों की साउंड्स हमने निकाली यहाँ पे, तो ये आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं ओवर राइडिंग। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब डायनामिक मेथड डिस्पैच देखते हैं कि होता क्या है। डायनामिक मेथड डिस्पैच क्या होता है, एक मैकेनिज्म है जिसे अप्रोप्रिएट मेथड जो आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है वो डिटरमिन होता है रन टाइम के, ये कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं, रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप ये समझ लो कि हमने एक फंक्शन को बार बार ओवरराइड कर दिया है। अब कौन सा वाला फंक्शन चलना है एक्चुअली में, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है। अगर एनिमल इज मेकिंग साउंड आपको प्रिंट करना होगा प्रीति, तो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके थ्रू जब हम मेक साउंड को कॉल करेंगे तो एनिमल इज मेकिंग साउंड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एनिमल, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम मेक साउंड कॉल करेंगे तो एनिमल इज मेकिंग साउंड प्रिंट होगा। क्लियर हो गया प्रीति? ओके, गुड। अब इसका बताओ यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। सेम है, यहाँ पे मेक साउंड को फिर से ओवरराइड किया गया है। ये ओरिजिनल है, एनिमल वाला, डॉग वाला ओवररिडन है, कैट वाला ओवररिडन है। यहाँ पे हमने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए और उनको कॉल किया। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ध्यान से सोच के बताओ। ये देख लो ऊपर का कोड, ये देख लो नीचे का कोड। सब लोग ट्राई करो इसका आउटपुट बताने का। Okay, animal is making sound, dog is barking, cat is meowing, animal is making sound. सब लोग बताओ जल्दी जल्दी। Dog is barking. Okay, Subhranshu, Shivam, animal is making sound, dog is barking, cat is meowing. Okay, Kaustubh, ठीक है, प्रीति, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एनिमल से मेक साउंड कॉल किया, डॉग से किया, फिर कैट से किया। तो एनिमल के टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब एनिमल क्लास के अंदर है, मेक साउंड ये है, तो एनिमल इज मेकिंग साउंड आ जाएगा। डॉग के अंदर डॉग का आ जाएगा, कैट के अंदर कैट का आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन रन करना है, ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कंप्यूटर, और इस चीज को कहते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। कौन सा फंक्शन रन करना है, रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। अब हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, उसको एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं। देखो हमने एक मैथ यूटिल्स क्लास बनाई, उसके अंदर ऐड को 2 बार डिफाइन कर दिया, ओवरलोड कर दिया ऐड फंक्शन को, या ऐड मेथड को ओवरलोड कर दिया। एक ले रहा है 2 इंटीजर्स, एक ले रहा है 2 डबल्स। ठीक है, फिर एक मेन क्लास बनाई जहां पे हमने मैथ यूटिल्स का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने सम 1 के अंदर ऐड चलाया, और सम 2 के अंदर भी मैथ का ऐड फंक्शन चला के जो रिटर्न वैल्यू है वो स्टोर करा लिया। फिर इन दोनों को प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, जब हम दोनों इंटीजर सेंड कर रहे हैं तो दो इंटीजर जो ले रहा है वो वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा, और जब हम डबल वैल्यूज सेंड कर रहे हैं दोनों, तो ये जो फंक्शन है जो 2 डबल्स को इनपुट ले रहा है वो वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा खुद से। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग में हम यही कर रहे थे, हम इस एक क्लास के अंदर ही मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। इस तरीके से सूटेबल हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, मेथड कॉल हो जाएगा, और जो वैल्यू रिटर्न होगी वो सम 1 और सम 2 में स्टोर हो जाएगी और फाइनली प्रिंट हो जाएगी। तो 5 और 3 8 होता है, 4.5 और 2.7 6 7.2 आ जाता है। तो ये दोनों चीजें आपकी प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? डायनामिक में और ओवरराइडिंग में
नहीं कॉस्ता, डिफरेंस नहीं है। ओवरराइडिंग का मतलब है हमने एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम डिफाइन करा, और डायनामिक मेथड डिस्पैच का सिर्फ ये मतलब है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है ये रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आपने ओवरराइड कर दिया है तो उसके बाद डायनामिक मेथड डिस्पैच यूज होगा डिसाइड करने के लिए कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पेरेंट क्लास का, सुपर क्लास का, या सब क्लास का, या सब सब क्लास का। वो चीज आपको डायनामिकली डिसाइड होगी रन टाइम पे, इसलिए उसको कहते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। वो दोनों डिफरेंट चीजें नहीं है। और सब क्लियर हुआ? गुड। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म विद इंटरफेसेस। हमने एक इंटरफेस बनाया एनिमल, उसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया मेक साउंड, ये एक कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हर एक क्लास जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी उसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको, इस फंक्शन, इस मेथड को। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया मेक साउंड डॉग के लिए, और यहाँ पे कैट के लिए। अब आपको ये क्लियर होगा एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते, एनिमल इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, या तो डॉग का बनेगा या तो कैट का बनेगा। तो यहाँ देखो, हमने बनाया पहले डॉग का, फिर कैट का, फिर उनको मेक साउंड करके कॉल कर लिया। तो ऑब्वियसली जो डॉग वाला है उससे डॉग वाला मेक साउंड कॉल होगा, और कैट वाले से कैट वाला कॉल होगा। तो डॉग इज बार्किंग और कैट इज मियाउइंग हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो हमारी पॉलीमॉर्फिज्म थी, हमने इसको इंटरफेस के थ्रू भी बना सकते हैं। और लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक सुपर क्लास बनाई थी यहाँ पे, और दो सब क्लासेस बनाई थी। अब क्या किया हमने, एक इंटरफेस बनाया और दो सब क्लासेस बनाई जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ओवरराइडिंग दोनों ही केसेस में कर रहे हैं हम लोग, और इस तरीके से आउटपुट हमारा सेम ही आ जाएगा। और शुभ्रांशु, एट द रेट ओवरराइडिंग ना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ सकते हो, उसको रहने दो, इग्नोर मार दो उसको। इतना क्लियर हो गया सबको, यस या नो? जल्दी से बताओ। इसको क्लियर हो गया यस लिख दो, इसको नहीं हुआ डाउट बताओ। फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर में कंफ्यूजन हो रहा है। तो शितांशु, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता, वो आपका पैरामीटराइज्ड हो सकता है, मतलब पैरामीटर्स ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। फंक्शन फंक्शन तब चलता है जब हम डॉट ऑपरेटर यूज करके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम इस तरीके से उसको कॉल करते हैं। तो आपकी मर्जी होती है फंक्शन को कॉल करना है या नहीं करना। कंस्ट्रक्टर आपका बिना आपसे पूछे जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे जरूर चल जाएगा। बस यही मेनली फर्क होता है। बाकी कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप वो सब कुछ कर सकते हो जो एक फंक्शन के अंदर कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है, एक फंक्शन ही होता है, बस वो कुछ रिटर्न नहीं कर सकता आपको वैल्यू, इतना ही डिफरेंस। और उसका नेम हमेशा क्लास नेम से सेम होगा, दैट्स इट। थोड़ा क्लियर हुआ शितांशु? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है कि हमारे पास जैसे कार है, कार कैसे चल रही है, इंजन कैसे चल रहा है उसमें, और क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो सारी चीजें हमें नहीं पता। हमें कितना पता होता है नॉर्मली, क्योंकि हम सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं तो हम सबको इतना ही पता होगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं है, कि हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, गियर्स चेंज करेंगे तो गाड़ी धीरे या तेज चलेगी, रिवर्स गियर कर दिया तो पीछे चलेगी। लेकिन ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है इसका हम लोग को आइडिया नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एक एटीएम मशीन है, आप उसमें कार्ड डालो, अपना पिन डालो, कितने पैसे निकालने हैं डालो, आपके पैसे बाहर आ जाएंगे। इंटरनली उसमें क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता, आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन वहां पे इंटरनली क्या हुआ आपको भी ये भी नहीं पता। इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, की जो यूजर है उसको सिर्फ एसेंशियल फंक्शनैलिटी दिखाई गई है, और इम्प्लीमेंटेशन जो है उससे छुपा दी गई है। ठीक है, तो एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के बीच में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा होता है, तो ध्यान से समझना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन आपने देखा था इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता।
अब फर्क ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड की डेफिनेशन हो सकती है, इंटरफेस के अंदर नहीं हो सकती। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड की डेफिनेशन हो सकती है, ऑन द अदर हैंड इंटरफेस के अंदर मेथड्स की डेफिनेशन नहीं हो सकती। ये मेजर डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप फंक्शंस डालते हो उनकी डेफिनेशन के साथ, फिर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई एक्सटेंड करता है जिससे कि ये सारी फंक्शनैलिटी उसके पास भी आ जाए। इंटरफेस में आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स डालते हो और उनको कोई इंप्लीमेंट करता है, फिर उसको पूरे फंक्शन को फिर से इंप्लीमेंट करना पड़ता है हर एक क्लास में जहां पे भी वो इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, पूरी डेफिनेशन फिर से लिखनी पड़ती है हर क्लास के हिसाब से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो रहा है, इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई ना कोई क्लास को एक्सटेंड कर रही होगी, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया जाता है। और ये सारी जो फंक्शन मेथड्स हैं, ये सब क्लास के अंदर भी आ जाएंगे, इसको आप ओवरराइड कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नए फंक्शंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जो अगला फंक्शन है इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान से समझना। अभी जो कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर देखा था उसको भी ध्यान से सोचना एक बार कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें एकदम ध्यान से समझेंगे इसमें कि चल कैसे रहा है। हमने बनाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप नाम की, उसके अंदर एक स्ट्रिंग कलर डाल दिया, फिर पब्लिक शेप, ये कंस्ट्रक्टर है इसका, जिसमें एक कलर लिया स्ट्रिंग, और कलर की वैल्यू रख दी जो भी हमें यूजर से मिलेगी। फिर यहाँ पे एक गेट एरिया नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, फिर डिस्प्ले कलर एक और मेथड बनाया जो आपका कलर प्रिंट करेगा। अब देखो, गेट एरिया नाम का जो हमारा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है नीचे। हमने एक्सटेंड किया शेप को, ठीक है, एक्सटेंड किया, एक विड्थ बनाया, एक हाइट वेरिएबल बनाया, एक रेक्टेंगल नाम का, देखो रेक्टेंगल हमारे क्लास का नाम है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। ये तीन चीजें लेता है, कलर लेता है, विड्थ लेता है और हाइट लेता है। कलर का क्या करता है, सुपर कीवर्ड, देखो सुपर कीवर्ड मतलब जो इसकी सुपर क्लास है, सुपर क्लास कौन सी है, शेप, उसके कंस्ट्रक्टर को कलर पास करता है। इसके कंस्ट्रक्टर में कलर इनपुट आ गया, तो कलर सेट हो गया इसका, जो भी हमने यहाँ पे सेंड किया। इतना क्लियर है कलर के साथ क्या हुआ, ये किसके साथ क्लियर हुआ, कलर वेरिएबल के साथ। तो एक बार और रिपीट कर दूंगा, क्लियर नहीं हुआ तो। क्लियर है तो क्लियर लिख दो या यस लिख दो। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखी है, ये सुपर कीवर्ड। ठीक है, सुपर कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास की सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जो भी पैरामीटर्स हमें सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में सेंड करने हैं। तो यूजर सिर्फ रेक्टेंगल फंक्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर तीन वैल्यू सेंड करेगा। एक वैल्यू रेक्टेंगल क्लास खुद ही शेप क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए यूज करेगी, बाकी दोनों वैल्यूज अपने विड्थ और हाइट में फिट कर लेंगे, मतलब सेट कर लेंगे। सेट हो गया। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया गेट एरिया। अब गेट एरिया बनाना कंपलसरी था, क्यों, क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। कोई भी क्लास के अंदर अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी क्लास के अंदर अगर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करे बिना, डेफिनेशन दिए बिना आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। इसलिए जब हमने एक्सटेंड किया, मतलब इनहेरिट किया शेप से, तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इनहेरिट किया, इसलिए इसकी डेफिनेशन देना कंपलसरी। इसको हमने डिफाइन कर दिया, रिटर्न करना है हमें विड्थ इनटू हाइट, जो कि एरिया होता है एक रेक्टेंगल का। यहाँ पे हमने कॉल कर दिया इसको, क्या किया, रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल नाम का, उसे तीन वैल्यूज पास कर दी, रेड, 5 और 3। रेड हो गया कलर, 5 हो गया विड्थ और 3 हो गई हाइट। तो रेक्टेंगल डॉट डिस्प्ले कलर से कलर डिस्प्ले होगा। देखो डिस्प्ले कलर हमारा ये रहा फंक्शन, शेप के अंदर डिस्प्ले कलर है जो कि रेक्टेंगल ने इनहेरिट किया है। तो डिस्प्ले कलर से कलर डिस्प्ले होगा और गेट एरिया से एरिया आ जाएगा। तो इसका आउटपुट बता दो सब लोग जल्दी से, इसका आउटपुट बताओ फटाफट।
ओके, कॉस्ट तब कह रहे हैं रेड आएगा 15. ओके, रेड 15, रेड एरिया 15, वेरी गुड. कलर रेड, रेड एंड 15, वेरी गुड एवरीवन. तो हमने क्लियरली समझ लिया है सुपर कीवर्ड क्या होता है और ये कैसे काम करेगा. कलर रेड और एरिया 15.0 हमारा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहा है डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर नहीं कर रहा. गुड, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी हमने समझ लिया. अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं होता. अब एक होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. अब जो नॉर्मल क्लासेस जो हम बना रहे थे उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्क्रीट क्लासेस. ठीक है, जो जो भी क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती उन सबको कहते हैं कॉन्क्रीट क्लास. तो इसमें देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो सारे इंप्लीमेंट करने होते हैं कॉन्क्रीट सब क्लास को. जैसे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया मेक साउंड. अब डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को. अब देखो ये ओवरराइड कर रहा है मेक साउंड को. इसने मेक साउंड को इम्प्लीमेंट किया क्योंकि कंपलसरी है इम्प्लीमेंट करना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. और यहाँ पे हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मेक साउंड को कॉल कर दिया, तो डॉग इज बार्किंग हमारा प्रिंट हो जाएगा. सबको क्लियर हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, कॉन्क्रीट क्लास क्या होती है, ये सब कुछ क्लियर है. ओके, पारस को क्लियर है. सब लोग बताओ. शिवम को क्लियर है. लक्ष्य आपको डाउट है? ओके, लक्ष्य को क्लियर है. सब लोग टाइप करो जल्दी जल्दी, क्लियर है कि नहीं है. कौस्तभ, मुकुल, वेरी गुड. इंटरफेस, शुभ्रांशु, इंटरफेस के अंदर हम लोग किसी भी मेथड का डेफिनेशन नहीं दे सकते. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड्स की डेफिनेशन दे सकते हैं. बस ये डिफरेंस आता है दोनों में. शिवम क्लियर, शुभ्रांशु क्लियर, वेरी गुड. ठीक है, तो सबको यहां तक क्लियर है. तो आगे देखते हैं. तो अभी हमने देखा ही था कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंटरफेस में क्या कर रहे हैं. एक ड्रॉएबल इंटरफेस बनाया जिसमें एक फंक्शन मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया ड्रॉ. ठीक है, एक सर्कल क्लास बनाई, वो इंप्लीमेंट कर रही है ड्रॉएबल को, तो ड्रॉ उसको कंपल्सरी डिफाइन करना पड़ेगा. तो क्योंकि सर्कल है तो ड्रॉइंग का सर्कल आ गया. अब रेक्टेंगल क्लास बनाई जो इंप्लीमेंट कर रही है ड्रॉएबल को, तो ड्रॉ फंक्शन इंप्लीमेंट किया, ड्रॉइंग का रेक्टेंगल आ गया. तो इस तरीके से भी हमारा चल सकता है फंक्शन अच्छे से. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल का ऑब्जेक्ट बना दिया, एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना दिया, दोनों से ड्रॉ को कॉल कर लिया, तो ड्रॉइंग का सर्कल और ड्रॉइंग का रेक्टेंगल प्रिंट हो गया हमारा. ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्शन ही हो गई एक तरीके से. अब थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऊप्स के जो चारों पिलर्स थे हमने अच्छे से समझ लिए. आई होप आप सबको समझ में आ गए हो चारों पिलर्स. जल्दी से मेरे को टाइप करके बताओ कि ऊप्स के 4 पिलर्स होते कौन से. अभी हमने जो डिस्कस किए एक एक करके कौन कौन से पिलर्स डिस्कस किए, देखते हैं कितने लोगों को याद है पूरा. 4 पिलर्स जो मेरे वो आप टाइप करके बताओ एक साथ. ठीक है, राज को याद है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, गुड, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, गुड. पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, वेरी गुड. शिव, सुभ्रांशु वेरी गुड, प्रीति गुड, राज गुड, लक्ष्य गुड. सब लोग बताओ, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर इंटरव्यू में आएगा आपको ये क्वेश्चन. व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स? वेरी गुड. डेटा हाइडिंग, उसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं राज. एब्स्ट्रैक्शन, वेरी गुड सुहेल. ठीक है, अब कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो जावा के अंदर एक चीज होती है, आप क्लास के अंदर भी क्लास डिक्लेयर कर सकते हो. क्लास के अंदर क्लास डिक्लेयर कर सकते हो. देखो कैसे करेंगे.
उसने सेम ही सिंटैक्स है, एक क्लास है, ये आउटर क्लास है तो उसका नाम आउटर दे दिया मैंने, एक ये दूसरी क्लास है जो अंदर है तो उसको इनर नाम दे दिया है। अंदर की क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर सकते हो, उससे आउटर डेटा डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो जो इनर क्लास होती है वो आउटर क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकती है। ये डिस्प्ले करने के लिए मैंने ये कोड बनाया है। ध्यान से देखो, इनर क्लास के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है, आउटर डेटा। आउटर डेटा एक प्राइवेट वेरिएबल है आउटर क्लास का। इनर क्लास आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे हमने क्या किया, आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आउटर नाम का। ठीक है, फिर एक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इनर नाम का। देखो अब इनर क्लास को एक्सेस कैसे करते हैं, आउटर डॉट इनर, आप सिंपली इनर नहीं लिख सकते, आउटर डॉट इनर लिखना पड़ेगा, जो भी आउटर क्लास है डॉट इनर क्लास का नाम। इस तरीके से आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, ये ध्यान से देख लो। हमने जो आउटर ऑब्जेक्ट बनाया है उसी के थ्रू इनर ऑब्जेक्ट, इनर का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, आउटर डॉट न्यू इनर। ठीक है, इंडिपेंडेंटली नहीं बन सकता, आपको पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया इनर नाम का, इनर से आप डिस्प्ले को कॉल कर लो, डिस्प्ले हो जाएगा। आउटर डेटा हमने कोई वैल्यू सेट नहीं करी है डेटा की, तो डेटा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे आपका 0 प्रिंट हो जाएगा। सबको ये क्लियर हुआ, आउटर क्लास इनर क्लास? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है, ज्यादातर लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं होगा पहले। क्लियर हो गया, वारस रिपीट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जावा के अंदर क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं। तो ये जो आउटर क्लास है इसका नाम मैंने दिया आउटर, ये जो अंदर की क्लास है इसका नाम दिया है इनर। अब जो अंदर की क्लास होती है, इनर क्लास होती है, वो आउटर क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। ठीक है, तो देखो इनर क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या किया, आउटर डेटा, जो कि प्राइवेट मेंबर है आउटर क्लास का, लेकिन इनर क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बिना हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आउटर, फिर आप लिखो ऑब्जेक्ट का नाम न्यू आउटर। आउटर क्लास का तो ऑब्जेक्ट वैसे ही बनता है जैसे अभी तक बाकी सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, इसका सिंटैक्स ध्यान से, आउटर, आउटर क्लास डॉट इनर। ठीक है, सीधा इनर नहीं लिख सकते, आपका फंक्शन, आपका कोड नहीं चलेगा। आउटर डॉट इनर, फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, आउटर डॉट न्यू इनर। जो ये ऑब्जेक्ट का नाम है ना आउटर, वो लिखना पड़ेगा डॉट न्यू इनर। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो उससे आप अंदर के फंक्शंस कॉल कर सकते हो, जैसे हमने डिस्प्ले को कॉल कर दिया। इसका फायदा, अम, जब हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनने होते हैं तब इसका कुछ फायदा होता है। नॉर्मली आपको ये सिर्फ थियोरेटिकली आप पढ़ोगे, ठीक है, अदरवाइज इसको नॉर्मली नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ थियोरेटिकली इसको आप पढ़ोगे, ज्यादातर यूज में भी नहीं आएगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस में यूज हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली यूज नहीं होता है। अ, ठीक है, एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको आंसर कर देता हूँ। आउटर डेटा की वैल्यू को सेट करना हो तो कैसे करेंगे? अ, किसी भी कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं, किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इन क्लासेस के अंदर कोई भी मेथड बना दो, सेटर मेथड, उससे सेट कर दो। जैसे अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, डोंट वरी, सबके आंसर्स में सबके क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा। सही से कॉपी नहीं हुआ। बेसिकली एक सेटअप मेथड बना रहे हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये हमारा इनर क्लास, आउटर क्लास है, और फिर इनर क्लास है। तो यहाँ पे अगर हम जाए, जो इनर क्लास है, आप उसके अंदर भी सेट कर सकते हो वैल्यू। कैसे?
कोई भी एक फंक्शन ना तो void setter, तो एक setter फंक्शन बन जाएगा जो कि आपकी एक वैल्यू लेगा, int था वो, हाँ int था, जो आपको एक इंटीजर ले लेगा x और आउटर डेटा को सेट कर देगा। आप इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सेटर फंक्शन को कॉल करो और उसमें कोई भी वैल्यू पास कर दो तो हो जाएगा। हाँ शुभ्रांशु, करेक्ट, सिस्टम डॉट आउट भी आपके इनर क्लास का ही एग्जाम्पल है, करेक्ट। और उसके अंदर हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं। सिस्टम के अंदर, सिस्टम एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, इनर क्लासेस हैं, और उसके अलग अलग फंक्शन को इस तरीके से हम कॉल करते हैं। ओके शिवम, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके मधुसूदन सर, अगर आउटर का कोई मेथड है तो वो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा या इनर क्लास के ऑब्जेक्ट से भी कॉल हो जाएगा? नहीं, अगर आउटर क्लास का मेथड है तो आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल हो सकता है। ओके ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हो गया। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आपको थ्योरेटिकली ही करना है, ठीक है। इसका, इसके ऊपर कोडिंग नहीं आएगी, इसके ऊपर कभी आज तक तो कहीं भी मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव के अंदर। थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं, that's it। तो आप कोड भी इसका देख लेना ध्यान से। तो एक प्लस पॉइंट रहता है, अगर आपसे कोई भी थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और आपके पास एक पेन पेपर है, तो अगर आप एक कोड बना के दिखा देते हो और उसको एक्सप्लेन कर देते हो तो इंटरव्यूअर काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ आपको अच्छे से आता है। तो ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें जब कोई इंटरव्यूअर कुछ पूछता है तो एग्जाम्पल्स के साथ बताओ। जैसे ऊप्स के अगर 4 पिलर्स पूछे जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट जो सिर्फ सिंगल लाइन में बता देते हैं एक एक करके कि ये पिलर होता है इसका मतलब ये होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब ये होता है, ऐसे करके वो ज्यादातर सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आपसे पूछा जाए तो एक एक करके आप बताओ एब्स्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब ये होता है, फिर कोड लिख के दिखाओ कि उसका मतलब होता क्या है। इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दिखाओ और उनके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी बताओ। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, सारी चीजें बताओ डिटेल में, ठीक है। तभी इंटरव्यूअर भी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं, इसको कहते हैं इन्यूमरेशन, ठीक है। इसमें कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज हम लोग स्टोर कर देते हैं और उसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं देखते हैं। इन्यूमरेशन में जैसे हमने डेज ऑफ वीक का एक इनम बनाया, उसके अंदर सारे डेज डाल दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सारे डाल दिए। अब इसको यूज कैसे करते हैं, हमने डे ऑफ वीक का एक ऑब्जेक्ट बनाया टुडे, उसके अंदर वैल्यू क्या डाली, डे ऑफ वीक की मंडे वैल्यू डाल दी, तो मंडे चला जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर टुडे के अंदर अब मंडे चला गया। हमने स्विच केस चलाया, अब केस देखो मंडे से मैच कर जाएगा और टुडे इज मंडे प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं, टुडे इज मंडे प्रिंट हो गया। अगर कोई भी और वैल्यू डालनी होती है, संडे सैटरडे जो भी डालते वो चीज हमारी प्रिंट हो जाती। तो इनम क्यों काम आता है, कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है, उसके बाहर कोई वैल्यू यूज ना कर पाए गलती से भी, उन वैल्यूज का एक इनम बना लेते हैं या इन्यूमरेटर बना लेते हैं, इन्यूमरेशन बना लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। कंपैरेटिव कोडिंग में आपके ये ज्यादा काम आएगा नहीं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो कभी कभी काम आ जाएगा। बाकी ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी में पूछा जाता है ज्यादातर। बाकी कभी भी आप सीपी करते हुए या कंपैरेटिव कोडिंग करते हुए इसको यूज तो नहीं करोगे। सबको क्लियर हो गया? यस और नो? अभी तक सारा जिस जिसको क्लियर है क्लियर लिख दो, यस लिख दो, क्लियर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। आज थोड़ी ज्यादा थ्योरेटिकल क्लास थी, बोरिंग तो नहीं लगी? आई होप बोरिंग ना लगी हो, क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं
और इंटरव्यूज में जो डेफिनेटली पूछा जाएगा वो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे जो अभी हमने पढ़े हैं, सारे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। बाकी नीचे थोड़ा सा और है, इसको भी आप अपनी साइड से रीड कर लेना, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बाकी सारा इजी है, जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। इसकी लैब आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपको इसकी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर लैब भी दूंगा। इस बार आपका काम सिर्फ ये है कि इस पूरे ब्लॉग को अच्छे से रीड कर लेना है। बोरिंग नहीं थी? चलो, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, 2 मिनट और रुको, एक पोल में वोट कर दो, फिर लीव करना। ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, सब लोग पोल में वोट कर दो। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास लेंगे, मतलब परसों की जो क्लास है, उसमें इसके आगे कॉन्सेप्ट्स एक बार मैं समझा दूंगा सारे। आपको इन्यूमरेशन तक करना है सारा ब्लॉग, इसके आगे का ब्लॉग मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट टाइम, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक लैब का होमवर्क मिलेगा आपको। जल्दी से वोट कर दो, और जो जो वोट करता जा रहा है लीव कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड नाइट एवरीवन।